हेलो कॉमगेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी आज का हमारा टॉपिक है एंड इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन मीनिंग समझना जरूरी होता है। देन उसके बाद हम फर्दर देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का एंड एक आपकी सेकेंड पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी। सो दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझना क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। सो देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्या करती है, कॉस्ट को और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ाती है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में। अब देखो ये मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा समझाया था। उसमें बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक की होती है एंड फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, सेंट्रल बैंक की, ठीक है। सेंट्रल बैंक हमारी कौन सी है, इंडिया की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज के लिए होती है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कॉस्ट की या क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंट्री इज सॉट टू बी अचीव्ड। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरा एग्रीगेट टोटल इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में बात करती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को किसी भी कंट्री के अचीव करती है। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर टू ऑब्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो जो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव की, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज ऑब्टेन करने में हेल्प करती है, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स जरूरी होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी की, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा हाइक करके एकदम से बहुत ज्यादा डिक्लाइन करके, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो भी लोग हैं, जो भी लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। एक्सचेंज रेट लायबिलिटी मतलब जो भी करेंसी है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी है, उसमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए। The objective of Reserve Bank of India, according to Chakravarti Committee report, are economic expansion and inflation control। अब देखो यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, सो मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट, कि जो हमारी आरबीआई है तो उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, पहला इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कि जो भी इकोनॉमी है उसको एक्सपैंड किया जाए, बढ़ाया जाए अच्छे से, ठीक है। एंड दूसरी चीज इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है, आपको एक वर्ड में समझा देती हूँ। वैसे मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो करवाई है इन्फ्लेशन की, पूरा लेक्चर करवाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, डिटेल में समझ आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या है, जब किसी भी एक प्रोडक्ट के प्राइस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी एक प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं तो वो होता है इन्फ्लेशन। अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना वो किस किस वजह से होता है वो आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके। एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो होता है वो होता है आरबीआई का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। सो
फर्स्ट वन था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जो भी हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए। किस तरीके से होगी वो होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में। सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू कंटिन्यूअस ग्रोथ इन एन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी रिजल्टिंग इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है भाई, हमारी जो भी इंडिया है उसकी एक इकोनॉमी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनती हैं, सेल होती है, वो सारी इसी चीज में आती है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहलाती है, जब हमारा जो इकोनॉमी है उसका कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहे। ठीक है, वो किस में होगा, टोटल क्वांटिटी जो भी गुड्स की बन रही है, जो भी सर्विसेज की बन रही है इकोनॉमी में। ठीक है, सो उसका कंटिन्यूअसली ग्रोथ होना चाहिए। सच अ ग्रोथ process will be reflected by a continuous rise in the national income as well as per capita income of country। अब देखो जैसे जैसे इस चीज में ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेंगे तो ये क्या करती है, हमारी जो नेशनल इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, उसको कंट्री की इंक्रीज करती है। To achieve sustained economic growth, the central bank's monetary policy must aim at maintaining a high level of aggregate demand in economy। अब देखो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या करती है, वो ये एम करती है कि जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी कंट्री की जो डिमांड है, टोटल डिमांड जो है उसका लेवल जो है वो हाई रहना चाहिए। हाई होगा तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और ज्यादा से ज्यादा जब डिमांड होगी तो वहां पर ग्रोथ होगी। ठीक है, The monetary policy must also induce high level of saving and investment in economy, achieve sustained growth। अगर आपको चारों सेक्टर्स पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 4 सेक्टर आते हैं। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड वन इज बिजनेस फर्म सेक्टर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज फॉरेन सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर हमारी इकोनॉमी में आते हैं। इन चारों सेक्टर को मिला के हमारी पूरी इकोनॉमी बनती है। ठीक है, अब इसमें जो है पहला हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंज्यूम करता है, बिजनेस सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन करता है। सो यहाँ पर बोला है कि जो बिजनेस फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को देती है। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। उसके साथ साथ अब जैसे कोई भी पर्सन है, उसकी जितनी भी इनकम है तो वो सारी की सारी जो है वो खर्च नहीं कर देता, वो क्या करता है कुछ सेव करके रख लेता है एंड देन उसको इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो इकोनॉमी में ग्रोथ को अचीव करने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग का लेवल भी हाई होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है पहला वाला, उसमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पॉइंट था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट बी गियर टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए। However, in reality, जबकि रियल में क्या होता है, the term full employment refer to near full employment of productive resources or less than full employment। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम ही रह जाता है या फिर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ग्रो नहीं कर पाती इकोनॉमी। एंड देन थर्ड है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वर्नरेबल टू साइक्लिक फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल के बारे में भी मैंने डिटेल लेक्चर आप लोगों को कराया है। साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, जो एक टाइम पीरियड के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, कि भाई जैसे सीजन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, एंड बिजनेस साइकिल के हिसाब से जो चेंज होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट एम टू अवॉइडिंग और न्यूट्रलाइजिंग बोथ पीक एंड ट्रफ्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस साइकिल है हमारा। बिजनेस साइकिल इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, ये हो गई आपकी पीक एंड ये हो गई ट्रफ। ठीक है, नीचे हो गया ट्रफ। अब देखो यहां से जो स्टार्ट होता है तो ये ग्रोथ पीरियड होता है, यहां तक जाके पीक तक जो है वो ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब ग्रोथ से जब नीचे आता है तो ये डिक्लाइन हो जाता है, रेसेशन पीरियड आ जाता है, डिप्रेशन पीरियड आ जाता है। तो जब ये एक पूरा पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोबारा से रिकवरी होती है। ठीक है, दोबारा से रिकवरी होती है, वो हमारा पूरा प्रोडक्ट साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीक और ट्रफ के बीच में न्यूट्रलाइजेशन करना, दोनों को
इक्वल रखना, उनमें कोई चेंज ना हो, उस चेंज को अवॉइड करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है, जिससे प्राइस स्टेबल रहे। ठीक है, प्राइस में जो है वो चेंज ना हो। द मॉनेटरी अथॉरिटीज मस्ट प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग कैच इन एन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल एंड गोइंग डाउन इन डिफ्लेशनरी स्पिन। अब देखो, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती है वो इस चीज का ध्यान रखती हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इस स्पाइरल में, इस पूरे जाल में ना फंस जाए कि जो इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब कि प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गए, बहुत ज्यादा राइज हो गए, वो इन्फ्लेशन होता है। और जब प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं वो डिफ्लेशन होता है। तो इन दोनों चीजों से बचना जरूरी है, इकोनॉमी को इन दोनों चीजों से बचाना जरूरी है, इसलिए प्राइस की स्टेबिलिटी यहाँ पर जरूरी होती है। और वो स्टेबिलिटी कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी देखती है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट कब होता है? जब अलग अलग देशों की करेंसी जो है वो एक्सचेंज होती है, उसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चेक भी किया होगा कि हमारा रुपीज जो है, कि हमारे रुपीज जो है वो डॉलर में कितने उसकी वहां पर वैल्यू है, $1 के हमारे कितने रुपीज हैं, ₹1 का कितना डॉलर बनेगा, इस तरीके से जो होते हैं वो एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इम्पार्ट्स इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड प्रमोट द सस्टेन ग्रोथ इन द इंटरनेशनल ट्रेड। फॉरेन एक्सचेंज की कब जरूरत पड़ती है? जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, कोई चीज एक्सपोर्ट की, कोई चीज इंपोर्ट की, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या करेगी? प्रमोट करेगी सस्टेन ग्रोथ को इंटरनेशनल ट्रेड में। टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी नीड्स टू बी मेंटेन। एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। A fall in exchange rate is caused by excess demand for foreign exchange over supply. देखो, अब एक्सचेंज रेट जो है वो कब फॉल होता है? एक्सचेंज रेट मतलब रेट हम कोई भी एक मान लेते हैं कि भाई इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो जो रेट है वो कब कम होता है? किस चीज की वजह से कम होता है? एक्सेस डिमांड की वजह से। जब डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज्यादा हो जाती है इसकी सप्लाई से, तब वहां पर एक्सचेंज रेट जो है वो डाउन होता है। टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ करेंसी, रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी विल हैव टू बी अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ रिडक्शन इन मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। अब देखो, इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ करेंसी को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करना जरूरी है। उससे क्या होगा? मनी सप्लाई जो होती है वो रिडक्शन होता है मनी सप्लाई में, और डिमांड फॉर इंपोर्ट जो होता है वो कम होता है। अब देखो भाई, हमें ये बोला है कि इंपोर्ट कम से कम करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी। इन इंडिया इन प्री रिफॉर्म पीरियड द RBI pursued a policy of fixed exchange rate system and devalue the rupee as when required with the permission of IMF, International Monetary Fund। सो यहाँ पर क्या बोला है कि प्री रिफॉर्म पीरियड में, जब रिफॉर्म नहीं थे तब उस प्री रिफॉर्म पीरियड में क्या था? आरबीआई ने एक पॉलिसी परस्यू की थी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की, और क्या किया था? रुपीज को डीवैल्यू किया था व्हेन रिक्वायर्ड विद द परमिशन, मतलब कि रुपीज की वैल्यू जो है वो कम कर दी जाए जब भी जरूरत हो। किसकी परमिशन से? IMF की परमिशन से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की परमिशन से। ठीक है, ये कौन करता है? RBI। तो ये होता है हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। देन हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई किस लिए ये बनाई जा रही है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बताए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव और जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिटेटिव। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी में मेजर हो, क्वालिटेटिव जो क्वालिटी में मेजर हो। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव। फर्स्ट है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट पॉलिसी। सो बैंक रेट क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है। बैंक रेट क्या है? द रेट चार्ज ऑन बोरोइंग्स मेड बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। बैंक रेट है कि भाई बैंक से बैंक को
जो रेट लगेगा वो होता है बैंक रेट। अब ये बैंक हो गई, मान लो ये कमर्शियल बैंक हो गई, ये सेंट्रल बैंक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है बोरोइंग्स के लिए, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। जैसे जो कमर्शियल बैंक है वो किसी को लोन देती है, किसी भी कस्टमर को लोन देती है, तो उसके बदले उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। तो वही इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से, तो वो जो कमर्शियल बैंक बोरोइंग कर रही है, ठीक है, एंड उस बोरोइंग पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है सेंट्रल बैंक को, वो होता है हमारा बैंक रेट। The central bank provide financial assistance to commercial bank by discounting eligible bills, loans and approved securities। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सेंट्रल बैंक जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है कमर्शियल बैंक को कि भाई जब भी जरूरत है आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है, एंड वो डिस्काउंट पर देती है, ठीक है, जो भी बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंटिंग पर देती हैं। एंड देन नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब ओपन मार्केट एक्टिविटीज जो बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो भी खरीदना और बेचना होता है ओपन मार्केट में, उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना वो होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज और डिक्रीज बैंक रिजर्व। ऐसा करने से जो सेंट्रल बैंक है वो जो बैंक रिजर्व है उनको कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। देन नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग रिजर्व आउट ऑफ इट्स डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कमर्शियल बैंक को जरूरत होती है एक ऐसा मिनिमम अमाउंट वहां पर मेंटेन करने की कि जिस पर नॉन इंटरेस्ट हो, ठीक है। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग रिजर्व जो होता है, जो उनका टोटल डिपॉजिट आया है सेंट्रल बैंक के साथ, ठीक है। जैसे कोई भी एक बैंक है उसमें जो भी डिपॉजिट आया, अब उस डिपॉजिट को उस डिपॉजिट का कुछ पार्ट रिजर्व करके रखा उस मिनिमम अमाउंट पे कि भाई इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, वो होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व भी अभी हमने देखा, कैश रिजर्व क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास आया उसका कुछ पार्ट जो है वो रिजर्व करके रख लिया, ठीक है। जैसे टोटल हमारे पास ये आ गया डिपॉजिट, ठीक है, अब इसका कुछ पार्ट जो है वो रिजर्व करके रख लिया नॉन इंटरेस्ट का, ठीक है, ये वाला नॉन इंटरेस्ट का हो गया, तो वो हो गया वहां पर कैश रिजर्व रेशियो। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हमने देखे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। क्वालिटेटिव में फर्स्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट डिटरमाइन द लोन वैल्यू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय अ बोरोवर। अब देखो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, अभी मैंने बताया था। कोलेटरल सिक्योरिटी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप गिरवी रखते हो, जिसको उस चीज को सिक्योरिटी मान के आप लोन लेते हो, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी जो ऑफर की गई है उसकी लोन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी एक बोरोवर है, मिस्टर ए है यहाँ पर, ठीक है, उसको लोन चाहिए था 10 लाख का, ठीक है, उसको लोन चाहिए था 10 लाख का। अब उसने क्या किया, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसने अपने घर के कागज रख दिए, ठीक है, घर के उसके जो कागज थे उसने अपने सारे वो वहां पर गिरवी रखे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कि भाई मेरे घर के कागज आप गिरवी रख लो, उसके बदले मुझे 10 लाख लोन दे दो, ठीक है। अब वो लोन जो उसके कागज है उस पर 10 लाख का लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि भाई जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उसमें कितनी लोन वैल्यू ऑफर की जा सकती है बोरोवर को, यानी कि बोरोवर यहाँ पर कौन है? ए है, ठीक है। तो वो होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। द लोन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जो लोन वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होता है डिफरेंस, किन दोनों का डिफरेंस? सिक्योरिटी का, जितनी भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है और जितनी मार्केट वैल्यू है मार्जिन रिक्वायरमेंट की, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। The next is regulation of consumer credit. Consumer credit regulation क्या होता है? A number of consumer durable goods such as television sets, washing machine, refrigerator, furniture, car, etc. ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो, ठीक है, जो लंबे टाइम तक चले, जिनको जल्दी जल्दी खरीदना ना पड़े। जैसे अगर आप टेलीविजन सेट लेते हो
तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने में 1 साल में दोबारा से जरूरत पड़ जाती है। वॉशिंग मशीन लेते हो तो 1 साल के अंदर अंदर आप दूसरी नहीं ले लोगे, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपने फर्नीचर खरीदा तो कम से कम 5 साल 10 साल वो चीजें चलती हैं। तो जो चीजें कुछ लंबे टाइम तक चले उनको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर आर अवेलेबल ऑन क्रेडिट, रीपेबल इन इक्विटेड मंथली और इंस्टॉलमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर टेलीविजन सेट्स जो होते हैं वो इंस्टॉलमेंट पर कुछ लोग लगवाते हैं, तो उनके लिए जो क्रेडिट होता है, उनके लिए जो उधार होता है, वो यहाँ पर बताया गया है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं अवेलेबल ऑन क्रेडिट रीपेबल, क्रेडिट रीपेबल पे अवेलेबल होते हैं जिनका मंथली इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हैं। The next is issue of directives. Issue of directives क्या है? The central bank may direct the commercial bank orally or by a written order to control the direction and volume of credit so that credit policy followed by commercial bank in harmony with the monetary policy objective of the central bank. आप देखो हमारी आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो सारी बैंक्स जो आती है जितने भी तरीके की हैं, अब उसमें फर्स्ट हमारी आ जाती है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर आ रही है, ठीक है। तो जो भी चीजें आरबीआई रेगुलेट करती है, जो भी सारी चीजें कमर्शियल बैंक करती है वो आरबीआई से ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करती है कमर्शियल बैंक को ओरली और रिटन ऑर्डर में, दोनों तरीके से डायरेक्ट कर सकती है, ओरली भी और रिटन ऑर्डर में भी, ठीक है। टू कंट्रोल डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कि भाई आपका जो क्रेडिट है उसको, उसका वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, कितना क्रेडिट होना चाहिए, एंड उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि भाई किस किस दिशा में आपको उधार देना है, उधार लेना है, ठीक है। सो दैट क्रेडिट पॉलिसी फॉलोड बाय कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है वो उस क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो कर सके, एंड हार्मनी रहनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी सेंट्रल बैंक की है। मतलब हार्मनी का मतलब यहाँ पर एकता है कि भाई जिस तरीके से सेंट्रल बैंक सारी चीजों को फॉलो कर रही है, सारी चीजों को चला रही है, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक भी उन चीजों में हार्मनी रखे, उसी तरीके से सारी चीजों को फॉलो करे। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जो है सेंट्रल बैंक के, वो सारे फॉलो करती है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सो वो होते हैं इश्यू ऑफ डायरेक्टिव। तो कमर्शियल बैंक को कौन डायरेक्ट करता है, सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। सो लिमिटेशंस में फर्स्ट वन इज लिमिटेड इन स्कोप। आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, वो स्कोप उसका लिमिटेड होता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी टैकल एंड अचीव ओनली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हैं वो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं अचीव हो सकते, तो इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। सेकंड वन इज प्रेफरेंस फॉर करेंसी मनी ओवर बैंक मनी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या करती है, मॉनेटरी का मतलब क्या है, यहाँ पर मॉनेटरी का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ ऐसी चीजें देखती है जो मनी की टर्म्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये सिर्फ करेंसी मनी को प्रेफरेंस देती है बैंक मनी के ऊपर, ठीक है। इन अंडर डेवलप इकोनॉमीज लाइक इंडिया पीपल जनरली प्रेफर करेंसी मनी टू बैंक मनी। लोग ज्यादातर किस चीज को प्रेफर करते हैं, करेंसी मनी को प्रेफर करते हैं बैंक मनी से ज्यादा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी क्या है, व्हेन अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड, इट इज नोन एज टू बी अ ब्लैक और एन इलीगल ट्रांजेक्शन। अब देखो पैरेलल इकोनॉमी हम उसको बोलते हैं जहां पर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, मनी की टर्म्स में कोई भी ट्रांजेक्शन की गई, अब वो ऑफिशियली कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुई और कहीं पर भी उसकी रिपोर्ट नहीं की गई, तो वो एज अ ब्लैक या फिर इलीगल ट्रांजेक्शन कहलाती है, ठीक है। ब्लैक ट्रांजेक्शन या फिर इलीगल ट्रांजेक्शन कहलाती है। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसमें क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक की है, बट सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी इसमें नहीं होती है और उसकी इंडिपेंडेंस भी नहीं होती है। The next is lack of control. कंट्रोल की कमी होती है। जनरल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितनी जनरल लिक्विडिटी होती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी कमी है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज लेस इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग बूम्स एंड रेसेशन। बूम पीरियड क्या है, जब बहुत ज्यादा डिमांड हो, ठीक है, जब बिल्कुल ग्रोथ पे पहुंच जाता है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो होता है बूम पीरियड। रेसेशन जब बिल्कुल डाउन आ जाए, डाउन स्विंग्स जब होते हैं
तो वो होता है रेसेशन पीरियड। तो इन दोनों चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते इफेक्टिवली मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। सो आई होप लिमिटेशन समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने लिमिटेशंस भी देखे कि मॉनेटरी पॉलिसी जिस वजह से बनाई गई, जिस लिए बनाई गई, तो उसके साथ साथ उसके लिमिटेशंस क्या है। सो सबसे पहले हमने देखा मीनिंग मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है एंड देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स हमने डिटेल में देखे हैं सारे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमारी सारी चीजें आ जाएंगी एंड देन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दो तरीके के आपके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर गिवन है। उसके बाद लास्ट टॉपिक था आपका लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो आई होप मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा मॉनेटरी पॉलिसी में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।